कि अगर हवाई जहाज बनाने की जरूरत नहीं है तो हवाई जहाज बनाने सीखने की भी जरूरत नहीं। तो ये कैसे समझे एक अभ्यर्थी, एक परीक्षार्थी कैसे समझे कि क्या जरूरी है उसके लिए? क्योंकि एमलेस हो गया था ना, मैं 2 साल 13 के बाद एमलेस हो गया था, तो हॉन्ट करती थी चीजें मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, वहां पे प्रॉब्लम क्या थी जो हम लोग लास्ट अपने चर्चा में बात किए थे कि भाई अपनी गलती स्वीकार करना जरूरी होता है। बिल्कुल। 2013 से 2015 तक मैं समाज को, कॉलेज को, इन्हीं को गलतियां देते घूम रहा था। जब सर से मेरी मुलाकात हुई पहली मीटिंग में, उन्होंने मुझसे एक बात कही। जब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें गलती किसकी है। तो मैं उनको यही बताया कि इनकी गलती है, इनकी वजह से नहीं हुआ, उनकी गलती। उनके बोले नहीं, जब तक तुम कुछ ऐसा काम नहीं किए जिसकी वजह से तुम्हारी गलती, मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, वो तुम्हारी ही गलती होगी कि तुम वहां सफलता नहीं पा रहे हो, तुमने कुछ गलत किया होगा। कि कोई एक ऐसी चीज है इंसान के अंदर जिस पर अगर उसको कमांड हो जाए तो फिर सारी चीजें उसके लाइफ की अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। हम्म। सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा। जी। कोई ना कोई एक चीज है ऐसी, और सबको अगर हम अलग अलग पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं होगा। हेलो एंड नमस्कार। पिछली चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे कि हमें अपना एम कैसे डिसाइड करना है, और हमारे एम डिसाइड करने में जो हमारा एम का डिसीजन होता है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, उस पर हमने बात की थी। आज की चर्चा इस विषय पर है कि हम अपने एम को एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करें, कैसे हम पता करें। और आज की चर्चा को मैं अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट शुरू करना चाहूंगा कि ये बात 2011 की है, जब मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। और बीटेक कंप्लीट करने के बाद मेरे मन में बहुत ये चल रहा था कि मैं यूपीएससी के लिए जाऊं या फिर मैं अपने हायर एजुकेशन में जाऊं, क्योंकि बीटेक में मेरा मार्क्स थोड़ा कम था। और उसके चलते मैं ये सोचा था कि मेरे पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए या फिर मैं यूपीएससी के लिए जाऊं। और इसी सवाल के साथ मैं सिद्धार्थ सर के पास पहुंचा पटना में। और वहां पे सर ने मुझे जो गाइडलाइन दिया, सर ने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे। उनका स्टेटमेंट मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो चाहोगे वो तुम कर सकते हो, लेकिन चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला टेक होम मैसेज या नोटेड पॉइंट है वो ये है कि चॉइस आपकी होनी चाहिए। जो हम लोग पिछले कई दो तीन चर्चाओं में इस पे बात भी की है कि एम आपकी चॉइस का होना चाहिए। तो सर ने मुझसे कहा कि चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। और सुधांशु को भी याद होगा कि उस दौर में सुधांशु पीएचडी करना चाहता था, डॉक्टरेट एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाना चाहता था। और मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था सर कि मैं मुझे यूपीएससी करना है। लाइक मैं आई लिव मींस मैं ड्रीमिंग करता था और सोचता था कि अगर मैं इलाहाबाद का डीएम होता तो ये करता, ऐसे प्रॉब्लम पे मैं ऐसे काम करता। तो शायद डे ड्रीमिंग कह लीजिए या उस समय के इमेच्योरिटी कह लीजिए, जो भी बात हो, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रखता था। और हमारे एक और फ्रेंड है, हमारी तिकड़ी का एक फ्रेंड है आशुतोष, जो कि आज के डेट में मेघालय में बीएसएनएल में इंजीनियर है। तो वो भी आईएएस करना चाहता था, और सुधांशु कहीं भी आईएएस नहीं करना चाहता था, उसको टेक्निकल एजुकेशन में आगे जाना था। और आज की डेट में सुधांशु जो है वो सोशल साइंस में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे स्टेज पर हैं। इन्होंने कई सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दिए और बहुत ही कुछ का इन्होंने पीटी भी क्वालिफाई किया। और अभी के डेट में वो इस सोशल साइंस में वो आगे बढ़ रहे हैं, मास्टर्स भी अपना कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होने को है सुधांशु, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हम्म। तो देखिए, टेक्निकल फील्ड से ये स्विच कर गए सोशल साइंस के फील्ड में। और मैं, जो कि कहीं नहीं चाहता था कि मैं टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ूं, आज मैं साइंस के फील्ड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से रिसर्च कर रहा हूँ। एज ए साइंटिस्ट मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो सर, बात यहाँ पर फिर से वही आती है कि जो एम डिसाइड, मुझे वो स्टेटमेंट नहीं भूलता है कि आपने मेरे सामने दोनों चीजें रखी और कहा कि तुम जो चाहोगे वो बन जाओगे। मैं कहीं ना कहीं डर गया था उस समय, उस यूपीएससी को चॉइस करने में। पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। और मेरे मन में ये भी चल रहा था कि मेरे बीटेक में मार्क्स कम है तो मेरे पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए, और मैंने गेट को अपना ऑप्शन चूज किया था।
ऑब्वियसली मैंने गेट के लिए बहुत पढ़ाई की, आपने बड़े अच्छे से माइंड को ट्रेन करना सिखाया था सर। मुझे याद है वो दौर कि 13-13 15-15 घंटे हम लोग पढ़ाई करते थे। हम लोग प्लान करते थे 12 घंटे का, 10 घंटे का, और हम लोग 13-13 15-15 घंटे पढ़ाई करते थे। तो जो आपने माइंड को ट्रेन करना सिखाया था उस चीज को भी आप आगे की चर्चा में ले आइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, कि एम को डिसाइड कैसे किया जाता है, चूज कैसे किया जाता है। आपका एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट मुझे उस समय का याद है, मैंने पिछली चर्चा में भी कोट किया था कि अगर हवाई जहाज बनाने की जरूरत नहीं है तो हवाई जहाज बनाने सीखने की भी जरूरत नहीं। तो ये कैसे समझे एक अभ्यर्थी, एक परीक्षार्थी कैसे समझे कि क्या जरूरी है उसके लिए? ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप हमें समझाइए सर। यहाँ पर मैं अपना भी एक्सपीरियंस ऐड कर देता हूँ इसी में, हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरा 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 एम जितना भटकते 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 यहाँ तक पहुंचा है ना, वो अपने आप में एक कहानी है। मतलब 2013 गेट हम दोनों साथ ही क्वालिफाई किए थे, और तुम चले गए थे एनआईटी दुर्गापुर। दुर्गापुर। अच्छा, उसी दौर पे मेरा एनआईटी इलाहाबाद में हो गया था मास्टर्स के लिए। फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज और कॉलेज की दिक्कतें हुई कि हमारे पूरे बैच का एमटेक का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। 2013 की बात है ये। देन सिचुएशंस थोड़ी सी वर्स्ट हुई, और फिर मुझे याद है तुम्हारा स्टेटमेंट 2015 का तुम्हारा कंप्लीट हो गया था हाँ एमटेक दुर्गापुर से, और मैं हाँ इलाहाबाद में उस दौर पे बस ऐसी नॉर्मल काम कर रहा था, थोड़े बहुत पढ़ा के अपनी अर्निंग कर रहा था। फिर तुमने मुझसे कहा कि चलो चलना है पटना। मैंने कहा चलो चल देते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। एम एक्चुअली मास्टर्स पीएचडी, इवन लोगों को भरोसा नहीं होगा उस दौर पे कि मैं लिटरली अपनी मास्टर्स की थीसिस लिख चुका था। मेरा एडमिशन नहीं हुआ बिल्कुल था, मेरी बिल्कुल थीसिस मेरे हाथ में थी। जो मुझे करना था मुझे बिल्कुल पता था मुझे कर, मेरा बिल्कुल। बीटेक का जो कोर्स था वही मेरा मास्टर्स में आता, वही मेरा पीएचडी होता, वो एकदम वो सीक्वेंस हाँ, था। देन एग्जाम्पल मैं में पहुंच आपका गया। बुक, आपके द्वारा लिखी गई बुक है हाँ, माइक्रो कंट्रोलर की। मैं माइक्रो कंट्रोलर पे किताब भी लिख चुका, मतलब बीटेक पास आउट हुआ और 2010 में पास आउट हुआ, 11 मेरी बुक पब्लिश हो गई माइक्रो कंट्रोलर की। और देन उसके बाद इस फील्ड में जाना था लेकिन नहीं हो पाया। पहुंचा मैं पटना, सर से मिला, और उस दौर में 2 साल हो चुके थे उस घटना को, एमटेक कैंसिल को 2 साल हो चुके थे। देन उसके बाद भी मुझे हर रोज वो हॉन्ट करता था, क्योंकि एमलेस हो गया था ना मैं। 2 साल 13 के बाद एमलेस हो गया था, तो हॉन्ट करती थी चीजें मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, जो हम लोग लास्ट अपने चर्चा में बात किए थे कि भाई अपनी गलती स्वीकार करना जरूरी होता है। बिल्कुल। 2013 से 2015 तक मैं समाज को, कॉलेज को, इन्हीं को गलतियां देते घूम रहा था। जब सर से मेरी मुलाकात हुई पहली मीटिंग में, उन्होंने मुझसे एक बात कही। जब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें गलती किसकी है। तो मैं उनको यही बताया कि इनकी गलती है, इनकी वजह से नहीं हुआ, उनकी गलती। उनकी बोले नहीं, जब तक तुम कुछ ऐसा काम नहीं किए जिसकी वजह से तुम्हारी गलती, मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, वो तुम्हारी ही गलती होगी कि तुम वहां सफलता नहीं पा रहे हो, तुमने कुछ गलत किया होगा। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लिख के आओ कि क्या क्या इवेंट हुए थे। और जब मैं उस इवेंट को पूरा लिखा तो मुझे पता चला कि शायद सोसाइटी, कॉलेज, पेरेंट्स, इनकी गलती शायद 2% रही होगी, और 90% गलती मेरी थी। जबकि इसके पहले 90% गलतियां उनकी हो रही थी और 2% गलती मेरी हो रही थी। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि तो मेरी वजह से नहीं हुआ है, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे समस्या कुछ और है। तब सर के साथ बैठ के डिस्कशन, और फिर रात रात भर डिस्कशन, बातें हम लोग की होती थी। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तो मैंने कहा कि ह्यूमैनिटीज में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। जैसे मैं बीटेक नॉर्मली नहीं करना चाहता था, और फिर ह्यूमैनिटीज को पढ़ना, और उसके बाद उसी फील्ड में आगे बढ़ना। और आज मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मास्टर्स या पीएचडी टेक्निकल में कर चुका होता तो भी शायद मैं इतना खुश नहीं होता जितना मैं आज रहता हूँ, जितना मैं पीसफुल रहता हूँ, कि मुझे कोई प्रेशर फील नहीं होता, मुझे कभी डर नहीं लगता। सफल असफलता सफलता ये चलती रहती है, लेकिन हाँ, डर नहीं लगता कि यार फिर कैसे अटेंड करेंगे, वो इजीली, हाँ ठीक है कर लेंगे आराम से। तो वो जो एम चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन, और अभी पॉइंटेड हो चुकी हैं चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ जो सर ने डायरेक्शन दिया था हम लोगों को, उसी वजह से हम यहाँ पहुंचे। बात अब वही है बात कि यही है कि चॉइस वो ऑफ कि एम। एम हम, हाँ, चॉइस ऑफ एम कैसे किया जाए कि आप सेटिस्फाई हो उस एम को लेकर। मुझे आज कभी भी नहीं फील होता कि मुझे टेक्निकल में होना चाहिए था, कभी नहीं फील होता। मुझे हमेशा लगता है कि मैं मिसफिट था उस फील्ड में,
बस हाँ मैथ अच्छी थी तो मैं कर लेता था, पर रियलिटी में उसका उससे कोई मतलब नहीं था। तो ये मेरी जर्नी थी, हम दोनों की जर्नी लगभग एक जैसी ही रही है, और दोनों में हमारा रोल जो डिफाइन किया है वो सर ने ही किया है। तो अब हम चाहते हैं कि बाकी दर्शक भी हमारी चीज को समझे कि कई बार चीजें बदलती हैं, लेकिन आपका एम अगर डिसाइड हो जाता है चीजें आसान हो जाती हैं। देखिए बहुत सिंपल चीज है। हम लोग कहीं जाने की प्लानिंग अगर करते हैं, जैसे अगर तय हुआ कि गर्मी छुट्टी में कहीं जाना है, तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड क्या करते हैं कि कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन, जी। एम। और एम डिसाइड करने में बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हैं कि पहाड़ों पर जाएं, समुद्र के किनारे जाएं, कहाँ जाने पर हमको ज्यादा अच्छा लगता है, कहाँ जाने पर हम ज्यादा रिलैक्स होंगे, हमें खुशी मिलेगी। ये सब सोचने के बाद तब हम लोग अपना एक एम डिसाइड करते हैं कि यहाँ जाएंगे। लेकिन जब कैरियर की बात आती है तो सीरियसली हम लोग बैठकर नहीं सोचते हैं कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और क्या करेंगे तो मुझे खुशी भी मिलेगी और मेरी सारी जरूरतें भी पूरी होंगी। आज जैसे लड़के एम डिसाइड करते हैं कि हम नौकरी पाना चाहते हैं, जी। तो नौकरी पाना चाहते हैं क्यों? क्योंकि हमको सैलरी चाहिए, सर, परिवार के खर्चे सरवाइव हैं करना है। हमको, हाँ सरवाइव करना है, हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो जरूरतों को पूरा करने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सर्विस ही करना चाहते हैं तो सर्विस फिर हमको ऐसे फील्ड में करना होगा जिस काम को हम इंजॉय भी कर सके। एक शांत रहने वाले आदमी, एक स्टूडेंट है जो बहुत शांत रहता है, कहानी या कविता लिखता है, और वो आर्मी में जाने की तैयारी करे, तो डिसाइड करना पड़ेगा उसको कि क्या हम आर्मी के जॉब को एंजॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा लड़कों की मदद पेरेंट्स को भी करनी चाहिए और टीचर को भी करनी चाहिए, या एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हैं कि मेरा ये नेचर है, ये स्वभाव है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। जी। तो ये बहुत डिसीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, कि ये डिसीजन इसलिए नहीं ले कि आजकल ये करने पर बहुत ज्यादा ज्यादा सपोर्ट। इज्जत मिल रही है, या हम ज्यादा हम्म। सक्सेसफुल माने जाएंगे, है ना, या हमारे पेरेंट की इच्छा है। तो ये सारी चीजों को साइड में करके देखना पड़ेगा ये कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। ठीक। जैसे ये सवाल सबके सामने आता है, मेरे सामने भी ये सवाल आया था। मैं क्लास 10th में रहा होऊंगा उस समय, मैट्रिक क्लास में, और मुझसे पूछा गया, मेरे एक अंकल थे, उन्होंने पूछा कि लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो। तो जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं लाइफ में क्या करूं। मुझे तो ये लगता है कि जिस फील्ड में भी जाएंगे वो हम कर लेंगे। हम्म। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, उनको लगा कि हम बहुत एरोगेंट हैं, हम थोड़ा अहंकार में बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम किसी भी चीज की तैयारी करेंगे तो हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। हम्म। लेकिन इसके बाद की बात हम उनको बोल नहीं पाए थे। इसके हम्म। बाद की बात ये थी कि हम जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी चीज है जो व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाना चाहती है। ये दिमाग में मेरे बात उसी समय थी कि आदमी आखिर सक्सेसफुल कैसे होता है।
और इस चीज को जानने के लिए मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किया अपने लाइफ के साथ, बहुत सारा काम किया, बहुत वक्त लगा कि आखिर आदमी, क्योंकि मुझे एक बात का हमेशा एहसास होता है कि जैसे बोलते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस बात पे मुझे पूरा भरोसा होता था कि कोई एक ऐसी चीज है इंसान के अंदर जिस पर अगर उसको कमांड हो जाए तो फिर सारी चीजें उसके लाइफ की अपने आप व्यवस्थित हो जाती है, हम्म। सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा। जी कोई ना कोई एक चीज है ऐसी, और सबको अगर हम अलग अलग पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं होगा। हम पैसे कमाने के लिए कुछ और काम कर रहे हैं, इज्जत कमाने के लिए कुछ और काम कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए हमने दुकान खोल लिया, हमारी थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़े उसके लिए हमने किताब लिखना शुरू कर दिया, कविता करने हम्म। लगी। तो हम अलग अलग काम अलग अलग चीज के लिए करेंगे तो ये संभव नहीं है। मतलब क्या कि कोई एक ऐसा चीज होगा जिसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। इसको जानने में थोड़ा समय जरूर लगा, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी मैंने किए, लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे फील्ड में हाथ आजमाए ये जानने के लिए कि इस फील्ड में आदमी कैसे सक्सेसफुल होता है, इस फील्ड में आदमी कैसे सक्सेसफुल होता है। तो इस क्रम में मेरे हाथ एक किताब लगी, और एक्चुअली वो किताब थी योग की, और उसमें एक थ्योरी था, दिया हुआ था कि थ्योरी ऑफ फुल ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत। तो उस किताब ने मुझे बहुत मदद की, और उसके दिए हुए चीजों को मैंने प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना शुरू किया, हालांकि इसमें भी बहुत वक्त लगा। तो इच्छा पूर्ति के सिद्धांत में जो बातें लिखी गई थी वो मुझे काफी साइंटिफिक लगी, और उसको फॉलो कर धीरे धीरे समझना और उसको फॉलो करना मैंने शुरू किया। और उस किताब में सिर्फ एक आदमी का कोट करके लिखा हुआ था, वो स्वामी विवेकानंद, इन्होंने इस चीज को कैसे कैसे कहाँ कहाँ बताया है। हम्म। तो उसमें डिजायर, इच्छा के बारे में जो लिखा हुआ है कि आप जब हम एम डिसाइड करते हैं, इच्छा मतलब क्या हुआ, कोई हम एम डिसाइड करते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं, वो हमारी इच्छा होती है। जी बिल्कुल। तो एम को डिसाइड करना और उसको पाने की कोशिश करना, तो सबसे पहले तो बात ये होता है जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर हमको कहीं जाना है तो हम डेस्टिनेशन तय करते हैं। तो अगर जीवन में हमको कुछ करना है तो पहले हम एम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। अच्छा, एम दो तरह का हो सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक या परिणात्मक। गुणात्मक का मतलब हुआ जो हमारे अंदर क्वालिटी लाती है, और मात्रात्मक का मतलब हुआ क्वालिटी तो नहीं चेंज होता है, संख्या बढ़ बदलती है। जाती है। जी हम्म। हाँ, संख्या। जैसे हमारे पास एक टी शर्ट है तो हम चाहते हैं 10 टी शर्ट हो जाए, एक साइकिल है तो हम चाहते हैं 2 साइकिल हो जाए, एक फ्लैट है तो हम चाहते हैं 2 फ्लैट हो जाए। तो ये हो गया क्या, क्वांटिटी। मात्रात्मक। 10,000 रुपए है तो हम उसको 1 लाख रुपए हम्म। करना चाहते हैं, 1 लाख है तो 10 लाख करना चाहते हैं, क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हो गया मात्रात्मक, जी है ना, मात्रा बढ़ाना चाहते हैं। अब गुणात्मक जो हमारे अंदर लाता है, जैसे अगर हम कोई स्किल सीखते हैं तो वो हमारे अंदर एक क्वालिटी पैदा करता है, राइट। और आज के डेट में इसका तो महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। तो क्या चीज हमको सीखने पर खुशी भी प्रदान करेगा, हम इंजॉय भी कर सकते हैं, और उससे हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए समझा बताऊंगा, वो भी आप लोगों ने देखी होगी, 3 इडियट। जी हम्म। 3 इडियट मूवी देखी होगी, बहुत जगह मैंने तो शायद कहीं सुना है कहीं कि साउथ कोरिया में स्कूल के बच्चों को ये मूवी दिखाई जाती है। अच्छा। हाँ
इसका एक फेमस डायलॉग था, काबिल बनो, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। तो वहां पर जो बात बोली गई है कि अंदर क्वालिटी लाओ। जी। अगर फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का फोटोग्राफर बनो। अरे आज के डेट में तो लोग शेफ बन के, शेफ मतलब रसोईया बन के हाँ हाँ, सेलिब्रिटी रसोइया बन बन जाते के। हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। खाना बना के सेलिब्रिटी बन जाते हैं। संजीव लेकिन कपूर अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन आज अगर हम ये देख के कि संजीव कपूर ने खाना बना के बहुत सारे नाम कमाया, पैसा कमाया, हम खाना बनाना शुरू कर दें तो ये सही नहीं होगा। एक्चुअली यही हम सर, खाना बनाने को एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं, वो हमको खुशी देगा या नहीं देगा। यही 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 बिल्कुल। सर, यही चीज है, यही पॉइंट पे बच्चे मिस ये कर जाते चीज, हैं कि समझ नहीं ये पाते हैं। बच्चों की काबिलियत नहीं होती है, बच्चों का दोष नहीं है, हम्म, हम कभी भी बच्चों को दोष नहीं देते हैं, इसमें बच्चों का नहीं। कोई दोष नहीं है। जी। इसमें पेरेंट या टीचर हम्म। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि आखिर हमारा बच्चा क्या चीज एंजॉय कर सकता है, क्या चीज इसको करना चाहिए। अगर वो नहीं समझ पाता है, बच्चा भी नहीं समझ पाता है, तो किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए बिल्कुल। जो कैरियर काउंसलिंग कर सके, बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सके कि ये फील्ड तुम्हारे लिए जेन्युइन है। हमने देखा हुआ है क्या कि 90% लोग तो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल अरे एकदम सही बात बोली, यही आज यही मैं आज आज के आज के और समय में तो, इस समय एस्ट्रोलॉजी से खतरनाक तो कोई बिजनेस है ही नहीं। और और हाई रील्स। हाई स्कूल में आते ही पेरेंट्स जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो हम लोगों ने कोचिंग पढ़ाते समय भी ये फील किया सर, और आपने भी फील किया होगा इस चीज को, कि पेरेंट्स जो सबसे बड़ी जाने अनजाने में कह लीजिए गलती करते हैं कि वो 10th में ही बच्चे को ये बताने लगते हैं कि देखो तुमको इंजीनियरिंग करना है, देखो तुमको हाँ, टेंथ एमबीबीएस सिक्स करना है। में सिक्स में शुरू हो ठीक जाता है। है। हम लोग याद है, अब हाँ, हम लोग पढ़ा कुछ रहे कुछ थे। कुछ हाँ, कुछ कुछ तो ऐसे पेरेंट्स हम लोग मिले हैं जो 6th क्लास में ही बच्चे को बोलते हैं, सर देखिए इसको आईएएस बनाना है, आईएएस के जैसा इसको अभी से बिल्कुल। पढ़ाइए। क्यों? ये तो सर आपका एक एग्जांपल मुझे याद आता है कि आपने कहा था कि अगर गमले में आम का पेड़ लगा दें और आम थोड़ा बड़ा हो जाए, वो गाछ बड़ी हो जाए थोड़ी सी, और उसमें से पल्लों के लिए पत्ते तोड़े, दातुन भी तोड़ने लगे, तो क्या वो पेड़ बढ़ेगा? तो कुछ ऐसा ही है कि आप उस छोटा सा बच्चा जो अभी नर्चर हो रहा है, आप उसको अभी से बिल्कुल। ही आईएएस नहीं, और आईपीएस जैसा बोझ देने लगे, तो क्या वो माइंड का भी नर्चर होगा? ये तो अभी बात वही। अभी मैं परसों एक पेरेंट की काउंसलिंग कर रहा था। वो मतलब पेरेंट पहले से ही प्री ऑक्युपाइड माइंड होकर आ रहे हैं कि भाई हमें अपने बच्चे से ये काम करवाना है। मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि बच्चा, उसको हम एजुकेशन देंगे, डिसाइड वो करेगा कि कैसे आगे बढ़े। मैंने कहा कि आप कैरियर की शुरुआत नेगेटिव पॉइंट से क्यों करते हो? कैरियर की शुरुआत पॉजिटिव पॉइंट से होनी चाहिए। भाई अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे नीट पढ़ना है, तो वो बायोलॉजी पसंद करके नीट पढ़े, ना कि मैथ से डर के नीट पढ़े। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब वो वहां पर पेरेंट इस बात को समझ, नहीं सर हमको यही कराना है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ये कराना है। अभी कल मेरे पास फोन आया, हमारी एक पुरानी स्टूडेंट थी, इसके बारे में तुमको बताया था दिग्विजय कल, कि अब वो नीट नहीं क्वालिफाई कर पा रही है, लेकिन पेरेंट्स का और सोसाइटी का ऐसा दबाव है। उसका एक स्टेटमेंट था कि मैं कोटा में पढ़ के आई हूं, अब सोसाइटी मुझसे क्या पूछेगा। तो मैंने उसको एक ही बात कहा कि सोसाइटी तो गांधी को भी गालियां देता है, तो हम कोई बात ही नहीं यहाँ पर आ रही है। जिस गांधी ने देश को आजाद कर दिया उसकी इतनी आलोचना होती है, तो फिर आलोचना से डर के काम नहीं करते। आपको जो पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। जीवन एक जगह जाके समाप्त नहीं होता है। जीवन के लिए कई सारी चीजों को हमें एक साथ लेके चलना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। दिक्कत वही आ रही है कि समाज का दबाव इतना ज्यादा है बच्चों के ऊपर कि वो अपने मन की बात भी नहीं कह पा रहे हैं। नहीं नहीं, पूछी भी नहीं जाती है, उससे कहा भी नहीं पाता है, पूछी भी नहीं जाती है। आजकल के बच्चे बहुत ईमानदार, बड़ी ऑनेस्ट होते हैं। हमसे बात होती है उनसे तो बड़ी ईमानदारी से बोल देते हैं कि हमको ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ये काम करना अच्छा नहीं लगता। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक बड़ा अच्छा इस पर जो किताब मैंने पढ़ी थी बीएससी में, उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी। और बात क्या लिखी हुई थी, हम पढ़ के सुना भी देते हैं कि व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति इस पर निर्भर करती है कि वे इच्छाएं और आवश्यकताएं मन द्वारा किस प्रकार
ग्रहण की जाती है। मतलब हमारा माइंड हमारे एम को कैसे एक्सेप्ट करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम एम को पाने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। और हमारा माइंड एक्सेप्ट कब करेगा? जब हमारे इंटरेस्ट का होगा, जब हम उसको एंजॉय करेंगे, जब हमको लगेगा कि इसकी हमको जरूरत है बिल्कुल। ना। तो इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा मन उसको कैसे ग्रहण करता है या कैसे लेगा, लेता है। ग्रहण करता है। और दूसरी बात कि मन इच्छा की पूर्ति के लिए दो चीज और होना चाहिए। एक होना चाहिए क्या, कि हमको उसकी आवश्यकता है, जो एम हम पाना चाहते हैं वो हमारी जरूरत का हो, आवश्यकता हो, और हमारे लाइफ में उसकी उपयोगिता हो, तो हम ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जिसकी जरूरत है, जो नीड के साथ, देखिए एक्चुअली जो जिस चीज की हमें जरूरत होती है और जिस चीज के लिए हमारा मन बहुत तेजी से आकर्षित होता है जिस चीज की तरफ, उसे पाने से दुनिया में कोई भी ताकत रोक ही नहीं सकती है। बिल्कुल। वो जो डायलॉग था शाहरुख खान का, वो एक्चुअली बहुत बड़ा फैक्ट था कि किसी चीज को अगर तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई चीज हमारे मन के अंदर अगर आ गई कि हमको ये चीज चाहिए और उसकी जरूरत है, हमारे इंटरेस्ट की चीज भी जी है, उसकी हमारे जरूरत भी है, उसको हम इंजॉय भी करेंगे, तब उस चीज को हम बड़ी आसानी से पा सकते हैं, या उसके लिए हम जी जान से कोशिश भी जी करेंगे। पढ़ाने में मन नहीं लगता है, टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम न तो ढंग के टीचर बन पाएंगे, सैलरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने काम को एंजॉय बट नहीं कर सकते हैं, अच्छे टीचर नहीं बन बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। जैसा बिल्कुल सुधांशु ने बिल्कुल। जैसा सुधांशु ने कहा कि रियल रियल हैप्पीनेस नहीं फील कर पाओगे, नहीं हाँ। नहीं रियल नहीं नहीं हैप्पीनेस कर नहीं होगा। पाओगे। और एक साइंस में स्टेटमेंट है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम्म हम्म तो हम्म अगर थोड़ा सा इसको ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देखें, अपने माइंड पे देखें, तो यहाँ पर भी डिपेंड वही करता है कि आपकी हैप्पीनेस अगर है उस चीज में तो आप उसको ढूंढ ही लोगे। तो पहले ये पता करना पड़ता है कि आखिर 90% जो बच्चे होते हैं, अगर उनको बचपन में पूछा जाए, 4 साल 5 साल की उम्र में पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, तो उनका दो जवाब होता है, बड़ी पॉपुलर जवाब है। एक तो बोलता है पायलट बनना चाहता हूँ, दूसरा उनका जवाब होता है हाँ एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। हाँ, एस्ट्रोनॉट। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे बदल जाता है। हम्म। तो जी वास्तव में हमको क्या चाहिए, ये तब हम पता कर सकते हैं, या हम ये सोच सकते हैं जब हमारे सामने सारी चीजें ओपन हो। हाँ, बच्चे को बताया जाना चाहिए कि इस काम को करने के लिए तुमको ये काम करना पड़ेगा, ये चीज पाना चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2-3 पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक पेरेंट ने अपने बच्चे को कैसे समझाया था, उसको सिगरेट हम्म। पीने से कैसे रोका था। सिगरेट। हाँ, सिगरेट जी पीने से बिल्कुल। कैसे रोका था, क्योंकि उनका बेटा फुटबॉलर बनना चाहता था, फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहता था। बनना हम्म। चाहता था। तो उन्होंने कहा था कि अगर सिगरेट पियोगे तो स्टेमिना कम होगी, चेस्ट में तुम दम फूलेगा, या सांस लेने की प्रॉब्लम होगी, ब्रेथलेसनेस होगा तुमको, तो तुम फुटबॉल प्लेयर अच्छा नहीं बन सकते हो। बिल्कुल। तो ये एक समझा, सिगरेट पीते हो उसके लिए पिटाई करना शुरू कर दे, उससे ज्यादा बेहतर है कि अगर तुम्हारे एम को पाने में डिस्टर्ब करेगा तो छोड़ देगा उसको। बिल्कुल। हम्म। जैसे एक बच्ची को का भी मैंने मैंने बात बताई थी क्या, कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। अब हाँ। पढ़ने में उसको मन नहीं लगता था, जी फिर मैंने बताया कि जब बढ़िया फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो तो तुमको निफ्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। निफ्ट क्वालिफाई करने के लिए तुमको मैथ का नॉलेज रखना होना चाहिए, ये इंग्लिश चीज का है। नॉलेज होना चाहिए, और इस चीज पर अभी अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दो तो बहुत आराम से तुम क्वालिफाई कर जाओगी, अब बहुत अच्छा तुमको। उसने यहाँ ये भी पूछा, क्लास 7th की लड़की, क्लास 7 6 में है वो, उसने ये भी मुझसे पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना पढ़ाई किए फैशन डिजाइनर बन जाए। मैंने कहा, बन सकती हो, हम्म। हाँ, बिना ये पढ़ाई किए भी बन सकती हो, ये लेकिन जो काम बिना पढ़ाई किए तुम शुरू करोगी 10 साल में सीखोगी, अगर पढ़ाई करके वो काम करोगी तो तुम्हें 1 साल के अंदर वो चीज आ जाए। बिल्कुल। अगर बिना पढ़े तुम काम करो
तो उस काम को तुमको 10 साल में सीखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बिल्कुल एक्चुअली टेक्निकल नॉलेज के क्या, किसी भी चीज का नॉलेज लेने के लिए जरूरी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमबीए नहीं किया, बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि बिना एमबीए के पढ़ाई के ही बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो एमबीए करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो हमारे अंदर क्वालिटी आनी चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। तो जिस काम के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्वालिटी अपने अंदर पैदा करनी होगी। तो पहले लक्ष्य को एकदम पॉइंटेड करना है, डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। जैसे कहीं घूमने चलते हैं, ये इस तरह से नहीं सोच सकते। कहाँ घूमने जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, जैसे डिसाइड करते हैं। तो छोटा सा हम लाइफ में ये सब काम लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब करियर की बात आती है तो हम समय ही नहीं देते हैं। हम्म। और अगर नहीं समझ में आता है तो क्या क्या कैरियर मेरे सामने है, सारा चीज लिख। हमने हमेशा एक बात बताई है आप लोगों को कि लिखिए। जी, लिखना। अगर, हाँ, बिल्कुल अगर जैसे हम लिखेंगे तो तब हमारा दिमाग उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट करता है। लिखने से दिमाग हमारा उस बात को जल्दी एक्सेप्ट करता है। लिखने का इंपॉर्टेंस क्या है, जब एम की तरफ कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में हम अलग से चर्चा कर देंगे। लिखेंगे कि क्या क्या हमारे सामने एम है। और ये पेरेंट को करना चाहिए, टीचर को काम करना चाहिए। देखो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, या लॉयर बन सकते हो। किस फील्ड में जाने पर क्या क्या तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगा, और तुम देखो कि किस चीज को ज्यादा एंजॉय करोगे। बच्चों में तो जिज्ञा बच्चे ने, किसी ने कोई वेब सीरीज देखा या कोई मूवी देखी तो बोला कि हम लॉयर बनना चाहते हैं, हम्म। जी। क्योंकि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो। लेकिन लॉयर बनने की क्वालिटी उसके अंदर है कि नहीं है, उसको ये कैपेसिटी नहीं है चेक करने की, जानने की। ये पेरेंट या टीचर ही ये कर पाएंगे कि इसको लॉयर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, प्लेयर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो सही बात बच्चों के सामने रख दिया जाए, फिर उसको डिसीजन लेने में हेल्प करें। पेरेंट या टीचर डिसीजन लेने में हेल्प करें कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। पीयर प्रेशर में नहीं पड़े, है ना, दोस्त हमारे कर रहे इसलिए हम ये करें नहीं पड़े। और इंजीनियरिंग में जैसे सुधांशु ने बताया कि इंजीनियरिंग मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सुधांशु के साथ की कहानी नहीं है। आपके जैसे मतलब कि सैकड़ों स्टूडेंट मेरे पास आते हैं हम्म। जी बिल्कुल। और इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए उनको तब पता चलता है जब 2 साल पढ़ चुके रहते हैं। पास कर चुके हो। हाँ, 4 बिल्कुल सेमेस्टर का एग्जाम ले लिए तब उनको समझ में आता है कि क्या। तो उसमें ड्रॉप आउट कर जाते हैं या छोड़ देते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता है। तो उसके बाद इंजीनियरिंग करने कभी के कभी बाद रिजल्ट फिर, बहुत एडवर्स होता है। हाँ, उसके बाद तब वो लोग सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा हम किस फील्ड में जाएं। लेकिन समय जब भी जितना भी लग गया हो, जब भी ये लगे कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब जैसे अब कुछ भी करने के लिए तो ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। इंजीनियर जैसे कुछ लड़के हमारे पास आते हैं कि सर इंजीनियरिंग कर चुके हैं क्या करें, छोड़ दें। और देखो, किसी भी फील्ड में अगर जाना है तो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। तो बिल्कुल। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए, जैसे एक लड़के के बारे में मैं जानता हूँ, 2 साल उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। थर्ड ईयर में क्या किया कि उसने इंजीनियरिंग छोड़ के अब बीए में एडमिशन ले लिया कि हम यूपीएससी की तैयारी करें। तो 3 साल फिर उसने बीए में लगाए। तो टोटल कितना हो गया ग्रेजुएशन में उसके, 5 साल लग गए। बीए। तो अगर वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई ही कर जाता, 5 साल। हाँ, 5 साल लग गए। जी। मतलब इंजीनियरिंग को छोड़ा, वापस आया, फिर उसने कंपटीशन की तैयारी की। उसके थ्रू उसके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हुआ ग्रेजुएशन के लिए। फिर उसने बीए किया, बीए करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की। लेकिन खैर जो भी हो, अगर वो वहां छोड़ के आ भी गया तो उसको समझ में आया कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सही डायरेक्शन में जाने के लिए उसने कोशिश की। उसके लिए, और वो लकी था कि उसके गार्जियन उसके साथ सपोर्ट किए। गार्जियन ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पैसे लगे हम उसको भूल जाएंगे, तुमको अगर यही करना है तो ये काम करो। तो दो डिसीजन हो सकता था, या तो हम इंजीनियरिंग करके यूपीएससी की तैयारी करें या फिर छोड़ के हम चले। तो एम डिसाइड करने में पेरेंट को मदद करनी चाहिए, टीचर को मदद करनी चाहिए, और नहीं समझ में आए तो किसी से हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, और
बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि देखिए, तीन लेवल, तीन तरह के एम होते हैं समय के हिसाब से। क्या? अल्पकालिक, दीर्घकालिक, और दोनों के बीच में हो गया मध्यकालिक। मध्यकालिक मतलब हो गया, मध्यकालिक। हाँ, शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम। मीट। हाँ, तो अल्पकालिक का मतलब हुआ ऐसा कोई इच्छा, ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसा कोई एम जो हम 7 दिन के अंदर हासिल करना चाहते हैं, 2 दिन के अंदर करना चाहते हैं, 3 दिन के अंदर करना चाहते हैं, तो हो गया ये अल्पकालिक। और दीर्घकालिक लक्ष्य वो होगा जिसको हम मतलब कि जैसे बच्चा अगर क्लास 7 में पढ़ रहा है तो क्लास 7 का एग्जाम पास करे, वो उसका अल्पकालिक लक्ष्य हो गया, शॉर्ट टर्म में। उसके बाद मैट्रिक का अच्छा से एग्जाम दे, इंटर अच्छा से पास करे, वो हो गया उसका मध्यकालिक लक्ष्य। और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हुआ कि हमको यूपीएससी करना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, कैरियर, कैरियर को लेकर जो। करियर को लेकर। तो अगर ये बताया जाए बच्चे को कि तुम चलो अभी तुम्हारा दीर्घकालिक लक्ष्य डिसाइडेड नहीं है, तो अल्पकालिक और मध्यकालिक को कैसे हम डिसाइड करें और किस तरह से उसको हासिल करें। पूरा। तो हाँ, कम से कम उससे क्या बिल्कुल फायदा, उससे फायदा क्या होगा कि लक्ष्य को पाने की उसकी आदत लग जाएगी। लक्ष्य बनाना, बिल्कुल लक्ष्य को पाने की जब आदत लग जाएगी तो फिर वो बाकी सारे एम को भी बना, मतलब दीर्घकालिक के लिए भी प्रयास कर सकता है और मध्यकालिक के लिए प्रयास कर सकता है। तो मध्यकालिक के लिए अल्पकालिक, प्रयास कर सकता तो है। पहले उसको अल्पकालिक लक्ष्य ही बनाना सिखाया जाए कि भाई चलो ये तुमको मिड टर्म एग्जाम का तैयारी करना है, मंथली एग्जाम का तैयारी करना है, चलो इसी का एम बनाओ। तो एम बनाना और एम को हासिल करना, उसका प्रैक्टिस करा दीजिए, वो फिर अपना लाइफ का भी एम बना लेगा और उसको हासिल करना सीख जाएगा। तो प्रैक्टिस किस चीज का करना है कि लक्ष्य एम बनाए, अल्पकालिक छोटे लक्ष्य छोटे बनाए, शुरू करें, छोटे 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 छोटे, हाँ, छोटे छोटे बड़े शुरू तक करें और फिर धीमे धीमे बढ़ते जाए। हाँ, छोटे छोटे से शुरुआत करें और फिर छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी सफलता बनती है। तो छोटा छोटा एम हासिल करते जाए तो उसको आदत बन जाएगी कि हमको इस तरह से काम करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। तो उस तरह से करें। और इसी क्रम में उसको पता चल जाएगा, एक बार उसका माइंड अगर इस चीज के लिए ट्रेंड हो जाता है तो फिर हमको क्या करने पर खुशी मिलती है, हमको क्या करना चाहिए, लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य मेरा क्या होना चाहिए, वो फिर अपना डिसाइड कर लेगा। तो लक्ष्य को बनाना, छोटे छोटे लक्ष्य को बनाना, हासिल करना। और साइकोलॉजी में भी ये बहुत अच्छा माना गया है कि आप काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कीजिए। बिल्कुल, इससे सफलता पाने का रास्ता साफ दिखने साफ हो लगता है। जाता है। हम जब छोटे बड़े छोटे, लक्ष्य बनाते हैं तो बीच के गड्ढे हमको दिखाई नहीं देते, हम उसी में गिरते हैं। हाँ, हमारे पास और सारा जब हम चीज छोटे क्लियर लक्ष्य होगा। बनाए, हाँ, फिर हमको वो समझ में आ जाता है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, क्या तरीका है उसमें आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, आज का हम लोग का ये जो चर्चा हुई, इस चर्चा में हमने बात करी कि आखिर लक्ष्य कैसे बनाए जाएं और क्या तरीका होता है उनको बनाने का। कि भाई पहले आपने अल्पकालिक बनाया, फिर मध्यकालिक, फिर दीर्घकालिक लक्ष्य बनाया। अगली चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि आखिर समाज और परिवार, खासकर पेरेंट्स, इनका क्या रोल है आपके लक्ष्य को डिसाइड करने में या उन्हें मैनिपुलेट करने में। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। सिद्धार्थ सर आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट ऐसे लेते आएंगे, और साथ ही हमारे साथ दिग्विजय जी भी हैं जो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।